हेलो, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करें। यस सर। कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको आप लोग इजी मान लेते हो, और खासकर से जो जेआईबी वाले लोग हैं, अगर कोई टॉपिक आपका 20 पेज का टॉपिक है तो उसमें चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएंगे उसमें से। 20 पेज के टॉपिक है अगर, उसमें चांसेस है क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को वो देखना चाहिए टॉपिक। 5 सेकंड में हम लोग क्लास शुरू कर देंगे, और इस क्लास से आपको एक जो एक्ट है, जो नॉट ओनली बैंकिंग वैसे भी आपको आना चाहिए, उस एक्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, या ऐसी बातें जो आज तक आपने गौर नहीं करी थी और आज वो आपके सामने आने वाली है। चलिए जी, गुड इवनिंग। सभी लोग आ चुके हैं। ये हमारी जो हमारा नया चैनल है जिसमें सिर्फ बैंकिंग 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 होती है, उस चैनल पे लाइव किया गया है। इसमें सब्सक्राइबर कम है इसमें, लेकिन धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। और कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने जैसा कमिटमेंट किया था, हम सी और डी मॉड्यूल पूरा लाइन टू लाइन कराएंगे। आज इस टॉपिक के बाद ऑलमोस्ट मॉड्यूल सी हो जाएगा। आज केवल ट्यूसडे है, अभी 4 डेज और है हमारे पास। मॉड्यूल डी को हम कंप्लीट करेंगे पूरा। सभी जी का गुड इवनिंग और प्रणाम स्वीकार है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको आमतौर पर कोपरा भी बोला जाता था। कोपरा एक्ट करके ये फेमस हुआ था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे चाइल्डहुड में, जब हमको थोड़ा सा होश था, 12-13 साल के हम थे, तब हम चर्चा में सुना करते थे कि जो है, जागो ग्राहक जागो, और टीवी में ऐड आते थे इस तरह के। तो उस एक्ट को हम तब से जान रहे हैं। और इस एक्ट के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको। इस एक्ट को मैंने कोर्ट में भी खुद, मतलब अपने भी कुछ केस वहां डाले हैं, तो मेरे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की नॉलेज है वो भी आपको बेनिफिट करेगी इसमें, कि कैसे क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहां पर आते हैं और हम लोग कैसे उसको डील करते हैं, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग भी रहेगा। नॉलेज, एग्जाम और आपके व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में भी इस एक्ट का रोल है। वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप इस एक्ट को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किन चीज़ों पर ये लागू होता है, किन चीज़ों पर ये लागू नहीं होता है। तो इस एक्ट को समझने से पहले
मैं एक स्केलेटन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहा हूँ कि ये एक्ट है क्या वैसे वास्तव में। ठीक है, ये एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। देखो, हमने कई बार बताया है एक्ट और एक्ट विद बॉडी। ये एक्ट विद बॉडी है, यानी इसकी अपनी एक बॉडी है जो स्पेशली इसी एक्ट पर के लिए काम करती है। जबकि कई सारे एक्ट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी बॉडी नहीं होती है, वो लोग अपनी सर्विसेज किसी और से लेते हैं। जैसे हमने बात करा था फेमा का एक्ट, तो फेमा के एक्ट में क्या था, फेमा की अपनी कोई बॉडी नहीं होती है, वो आरबीआई या ईडी या आरबीआई के डिफरेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हेल्प लेके अपना काम करती है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, इन्होंने जब एक्ट बनाया तो इन्होंने कुछ ऐसे ऑफिस भी खोलने की बात कर दी जो इस एक्ट को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसका बेनिफिट देंगे। तो अगर मैं बात करूं, ये जो है, जो अभी मैं बता रहा हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता हो। इसमें एक वर्ड है काउंसिल और एक वर्ड है फोरम या कमीशन। ये 2 पार्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो है अवेयरनेस के लिए है, बहुत से लोगों को बता रहा हूं, ये बात पहली बार पता लगेगी। और ये जो है जजमेंट के लिए है या रिलीफ देने के लिए, जजमेंट देने के लिए या रिलीफ देने के लिए। दोनों ही 3 स्टेज होती है, दोनों की स्टेजेस 3 होती हैं, 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज। पहले स्टेज में ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। सेकंड केस में कहेंगे ये स्टेट लेवल पे होता है, और यहाँ पे स्टेट मतलब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, नेशनल काउंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट फोरम और यहाँ पर नेशनल कमीशन। ठीक है, इनका काम है केसेस डील करना, इनका काम है लोगों में अवेयरनेस फैलाना। तो जो भी आप टीवी में ऐड देखते हैं, जागो ग्राहक जागो वाला, तो बेसिकली इसी का काम है। अब यहाँ जो एक्ट पढ़ेंगे हम, वो कैसे काम करता वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 2 बॉडी हमने बना दी, इन बॉडी के कौन लोग होते हैं, उनकी एज क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये भी हमको इसमें पढ़नी है। ठीक है, और कितने अमाउंट तक के लिए ये कौन कौन से लेवल पे जाते हैं। ठीक है, इनकी अपील कैसे होती है, कितने दिन का टाइम मिलता है, झूठी कंप्लेंट पर क्या होता है, कितने दिनों में एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाने, इस तरह की सारी बातें हमें इसमें करनी है। तो मोटा मोटा तो हम यहाँ बता देते हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात आएगी तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जज होते हैं, उस लेवल के जज यहाँ बैठते हैं। स्टेट फोरम में हाई कोर्ट के जज बैठते हैं, और नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं। ठीक है, अगर हम काउंसिल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल का चेयरमैन डीएम होता है, स्टेट लेवल का चेयरमैन स्टेट लेवल कंज्यूमर मिनिस्टर होता है, कंज्यूमर मिनिस्टर होता है। और नेशनल लेवल की बात करें तो इसमें कैबिनेट होती है हमारी, मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके जो है इंचार्ज होते हैं। अब ये इंचार्ज तो होते हैं, इनके नीचे मेंबर्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये चेयरपर्सन चेयरमैन होते हैं, इनके नीचे अपने मेंबर होते हैं। ये सब हमें सीखना है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज समझ में आई पहले आपको, फिर अब हम थ्योरी पे आएंगे इसके बाद, और दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, चलो, कोई इसमें डाउट नहीं है किसी को, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। देखो, एग्जाम देने जा रहे हैं, कहानी सुनने से नहीं होगा, आपको
पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी समझ और मेमोरी दोनों मिला करके आप एग्जाम देते हैं। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट समझ जाते हैं पूरा, मेमोरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, तो इसलिए भी मार्क्स कम हो जाते हैं। कुछ लोग समझते बिल्कुल नहीं है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है तो भी काम कर जाते हैं। और वो लोग जो समझते भी हैं और मेमोराइज भी करते हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं 60+ ही आते हैं फिर, ठीक है। चलो देखो, और वहां गलती भी ना करें, ये भी बात है। पता लगा सब कुछ है लेकिन गलती करें। तो इस एक्ट की अगर हम बात करें, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर का को, प्रोटेक्शन का PR और एक्ट का ए, इसीलिए इसको कोपरा भी बोलते हैं, ठीक है। उसका प्रियम्बल, एक्सटेंट एंड डेफिनेशन, क्या क्या है, कहाँ कहाँ तक काम करता है, और उसकी डेफिनेशन क्या। जैसे अब हमारे कई सारे हमने एक्ट पढ़ लिए, तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि कोई भी एक्ट होता है उसका एक प्रियम्बल होता है, उसमें डेफिनेशन होती है, उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, उसमें प्रोविजंस होते हैं, उसमें बॉडीज कौन कौन वर्क करती हैं, ये सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और नहीं बोलना है हमें। ये 37 ईयर बाद आया तो कैलकुलेशन वाली बात है, इसके लिए कुछ बात नहीं करें। अब प्रियम्बल ऑफ द एक्सटेंट, ठीक है। प्रियम्बल मतलब उसको, प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव, उसकी आत्मा क्या है, क्यों ये एक्ट बना, तो उसमें क्या विद द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव ये देखना, फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। और यह ध्यान रखना, यहाँ कस्टमर नहीं लिखा है, कंज्यूमर, डिफरेंट अथॉरिटीज। अब कंज्यूमर उसमें बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, कंज्यूमर और कस्टमर की बात बताता हूँ मैं आपको। देखो, कोई सेलर होता है, सेलर किसी को भी सामान सेल करता है, और जिसको भी सामान करता है वो उसके लिए क्या है, कस्टमर है। बट ये जो कस्टमर है, अगेन सेलर बन के फिर सामान अगले को बेचता है, ठीक है। तो ये चेंज चलती रह सकती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे उस आइटम का यूज होता है। जैसे मान ली यहां पर यूज हुआ, यूज इसने किया, इसको बोलते हैं कंज्यूमर। तो बेसिक आइडिया तो कंज्यूमर का ये आ गया। किसी ने बताया नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। दिख नहीं रहा, कहाँ दिख आप दिख रहा है इतनी देर में जी बता सर। रहे। चलो, तो सेलर जो है सेल करता है, तो जिसको भी सेल करता है वो उसके लिए कस्टमर है। लेकिन वो कस्टमर आगे सेलर बन के किसी और को सेल करता है, किसी और, लास्ट में जो यूज करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सेलर से डायरेक्ट कस्टमर वही कंज्यूमर हो। तो ये जो है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को वो कर रहा है। अब इसका मतलब कि जो कोई सेल करने के लिए कोई आइटम ले रहा है वो इस एक्ट का फायदा नहीं उठा सकता। आगे हम पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है। कंज्यूमर इस एक्ट का फायदा उठा सकता है। डिफरेंट अथॉरिटी वर एस्टेब्लिश फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। एक्ट इज ए सोशल वेलफेयर बेनिफिट oriented legislation for the consumer, providing self-contained quasi-judicial machinery, सर बुक provide नहीं दिख speedy and simple redressal to the customer। सर बुक क्या नहीं क्या दिख बात है? रही, स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा, तो क्या बोला इसने कि ये जितने डिस्प्यूट होते हैं, तो इन डिस्प्यूटों के लिए बना हुआ है द एक्ट इज सोशल वेलफेयर बेनिफिट ओरिएंटेड लेजिस्लेशन। सोशल वेलफेयर बेनिफिट ओरिएंटेड लेजिस्लेशन है, ऐसा कानून है। फॉर कंज्यूमर प्रोवाइडिंग सेल्फ कंटेन्ड क्वासी जुडिशियल मशीनरी टू प्रोवाइड स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल टू। तो एक ऐसी क्वासी जुडिशरी, अब क्वासी जुडिशरी क्या होता है? ऐसा है, हमारे वहां जो कोर्ट है वो प्योर जुडिशरी है, लेकिन उन कोर्टों को सपोर्ट करने के लिए कुछ और कोर्ट बना दिए गए, उनको क्वासी जुडिशरी पावर दे दी। और ये एक तरह के कानून की भाषा में टॉर्ट बोलते हैं, TORT, टॉर्ट। ये इस तरह के जो सप्लीमेंट्री एक्ट बने हुए हैं ये टॉर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। The said quasi judicial machinery is established at district, state, central। तीनों बात आ गई।
They observe the principle of natural justice, are empowered to give relief to specific nature. If required, award compensation to the consumer. The act also provide penalty for non. अगर अब वो अवार्ड देता, अभी हमने बोला कि अवार्ड पहले भी हमने यूज किया था, अवार्ड मीन्स एक तरह का जजमेंट देता है, कंपनसेशन के लिए जजमेंट देगा, और अगर नहीं मानेंगे तो उसमें प्रोविजन है सजा का भी. In the preamble it is made clear about the purpose. It says that the act is for better protection of interests of the consumer. For that purpose to make provision for establishment of consumer council and other authority. अब देखो यहाँ पर आ गया ये वर्ड, उसने कहा है कंज्यूमर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करने के लिए वो कुछ प्रोविजन बना सकता है, और काउंसिल, कंज्यूमर काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, कुछ अदर अथॉरिटी को वो कर सकता है. ठीक है. द एक्ट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट. अब ये वाली जो बात है, ये वाली बात अब नहीं रह गई, अब सारे इंडिया में लगता है. ठीक है. द एक्ट अप्लाई द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग गुड्स फॉर रीसेल फॉर कॉमर्शियल पर्पज एंड सर्विस रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज अंडर. अब क्या क्या मैंने आपको बता दिया था कि रीसेल के लिए कोई चीज सामान खरीदोगे तो उस पर फायदा नहीं मिलेगा, उसमें आप कंज्यूमर, उससे जिसने सप्लाई किया है उससे कॉमर्शियल डिस्प्यूट में जाइए. ठीक है. और कोई कॉमर्शियल पर्पज के लिए कोई आपने सामान लिया हुआ है, आपने दुकान खोली और दुकान में एक एसी लगा दिया, तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए एसी लिया, तो आप कंज्यूमर नहीं हुए. ठीक है. और इसके अलावा कोई आपने ऐसी सर्विसेज खरीदी है जिसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बदले मान लिया सरकार जो है फ्री का वैक्सीन लगा रही है, और कल को आपको वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, उस कंडीशन में सरकार आपका केस नहीं लेगी. लेकिन यही वैक्सीन प्राइवेट में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, तो जरूर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है. अब डेफिनेशन में हमने पहले ही पढ़ा था कि डेफिनेशन का मतलब उसमें जो भी ऐसे वर्ड यूज करेंगे जो पहले से डिफाइन नहीं है उनको डेफिनेशन. एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का मतलब जो सरकार ऑथराइज करती है कि भैया अगर हमें कोई चीज चेक करानी होगी तो हम यहाँ चेक कराएंगे, ऑथराइज लेबोरेटरी. ब्रांच ऑफिस से मतलब है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ब्रांच बोला जाएगा बाय द पार्टी, और एनी इस्टेब्लिशमेंट कैरी आइदर द सेम और सब्सटेंशियली सेम एक्टिविटी दैट कैरीड ऑन द हेड ऑफिस. तो जो हेड ऑफिस में एक्टिविटी आपकी परफॉर्म हो रही है, ऐसे ही कुछ काम आपके वैसे ही पूरे या आधे अधूरे कहीं पर भी आपके नाम से हो रहे हैं, तो वो आपकी ब्रांच कहलाएगी. ठीक है. कंप्लेनेंट कौन है? अब देखो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेआईबी वालों सुन लो. एक कंज्यूमर कंप्लेनेंट हो सकता है. दूसरा, एनी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कंज्यूमर के लिए लड़ सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन की चीजें लेती है ना, अगर उसकी चीज खराब निकल जाए तो वो लड़ सकती है. वन और मोर कंज्यूमर वेयर न्यूमरस कंज्यूमर्स, मान लिया 100 लोगों ने प्लॉट खरीदे और मकान खरीद लिए, तो उसमें क्या हुआ, 2 लोगों ने शिकायत कर दी, तो वो भी चलेगा. इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लीगल हायर, आप अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके लीगल हायर भी कंप्लेनेंट हो सकते हैं. कंप्लेंट का मतलब क्या है? कंप्लेंट का मतलब है राइटिंग में कुछ अगर आप रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए लिखते हैं, कंप्लेनेंट लिखता है, तो क्या है, अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कोई कर रहा है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब जिसको मना किया वो भी बेच रहा हो. ठीक है. गुड बॉट बाय हिम एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर, उसमें कोई डिफेक्ट निकल जाए. ठीक है. कोई सर्विसेज हायर करी आपने और उसमें कोई डिफिशियंसी निकल जाए. देखो ध्यान रखना जरा कि गुड्स में डिफेक्ट होता है, सर्विस में डिफिशियंसी होती है. गुड्स में डिफेक्ट होता है, सर्विस में डिफिशियंसी होती है. अ ट्रेडर और द सर्विस प्रोवाइडर है चार्ज फॉर गुड्स और सर्विस. क्या करे उसने कहा है कि एक्सेस चार्ज कर लिए, जैसा कि लॉ में कहा गया
कि आलू 20 रुपए किलो बिकेगा तो उससे ज़्यादा चार्ज करे तो वो इसमें आ जाएगा। डिस्प्लेड ऑन गुड्स ऑन पैकेज, तो उसमें क्या है, जो उसमें लिखा हुआ था उससे ज़्यादा चार्ज कर दिए। डिस्प्लेड द प्राइस एक्सिबिट, उसने लास्ट सामने एक प्राइस लिस्ट लटका रखी, उससे ज़्यादा चार्ज कर दिए। और एग्रीड बिटवीन पार्टी, उनमें आपस में जो तय हुआ था उससे ज़्यादा, ये सब शिकायत के काम है। और ऐसी गुड्स जो हैजार्डियस होती हैं लाइफ की, उनका कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो सेल कर रहा है उसको, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड एज रिक्वायर्ड कंबाइंड विद टू, तो उसने बोला कोई सेफ्टी रिलेटेड स्टैंडर्ड है उनमें कोई गड़बड़ कर रखी है, मतलब उस स्तर पर नहीं वो चल रहा है तो भी होगा। इफ द ट्रेडर could have known the due diligence that goods so suffer, कई बार ट्रेडर को पता है कि ये गाड़ी खराब है और उसने बेच दी, और बाद में पता लगा कि इसको पता था तब भी बेच दी, तो वो भी इसमें शिकायत का की रेंज में आ जाएगा। द सर्विसेज विच आर हैजार्डस और लाइकली टू बी हैजार्डस ऑफ लाइफ सेफ्टी टू द पब्लिक, तो ऐसी कोई चीजें जो पब्लिक के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो कितनी चीजों में कंप्लेंट हो सकती है। कंज्यूमर कौन है, अब देखो कंज्यूमर आ गया, उधर कंप्लेनेंट आया था, इधर कंज्यूमर आया। और कंप्लेनेंट जरूरी नहीं कि कंज्यूमर हो, क्योंकि वो उसके बिहाफ पे भी कर सकता है। जैसे एनजीओ होते हैं कई सारे, वो एनजीओ खुद यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो किसी के बिहाफ पे शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन है, जो बाई करता है कोई गुड्स फॉर ए कंसी, फ्री में नहीं, कुछ पैसे देता है, ठीक है, और उसको पेमेंट कर देता है या पार्टली पेमेंट करता है या देने का पेमेंट करता है। दूसरा, या वो किसी डेफर्ड पेमेंट यानी किस्तों में लेता है, या वो गुड्स इन मैनर ऑफ सेट अबव, और इसमें इस तरह से करता है, या बाय द गुड्स अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन। However, definition does not include a person who obtains such good for resale, तो यहां फिर आ गया बात कि रीसेल वालों को और कॉमर्शियल पर्पज वालों को इसमें से हटा दिया है, ठीक है। ए पॉइंट आया खरीदने का, अब बी पॉइंट आया किराए पे लेने का। हायर्स और अवेल ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन विच हैव बीन पेड प्रॉमिस पार्टली, तो कोई सर्विसेज हायर करता है या उस सर्विसेज को किस्तों में लेता है, डेफर्ड पेमेंट में लेता है, या सच सर्विसेज हु हायर्स अवेल द सर्विसेज इन द मैनर ऑफ सेटअप, इन दोनों में से कुछ ऑप्ट करता है। या तो ये जितनी बातें थी गुड्स के लिए थी, ये जितनी बातें हैं सर्विसेज के लिए है, ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट होता है कि पर्सन अगेंस्ट हुम कंप्लेंट हैज बीन मेड, तो इसका मतलब अगर किसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट की जाएगी तो इसका मतलब डिस्प्यूट हो गया। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहां देखना इस बात, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी फॉल्ट इन इम्परफेक्शन, मतलब उतनी तरह से काम नहीं कर रही। शॉर्ट कमिंग, कुछ कमी आ गई क्वालिटी में, क्वांटिटी में, पोटेंसी में, प्योरिटी में और स्टैंडर्ड में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेआईबी वालों। और अंडरलाइन लॉ और एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एज द क्लेम, तो वो कोई डिफॉल्ट आना भी, प्लस आपने जिस कोई किसी लॉ में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल बोला गया है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, व्हाट्सएवर इन द रिलेशन ऑफ इट, तो वो भी इसमें कवर। डिफिशियंसी, तो मैंने पहले ही बताया था, डिफेक्ट इज फॉर गुड्स, डिफिशियंसी इज फॉर सर्विसेज, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज जैसे इसमें ये केस का जिक्र दिया हुआ, तो कंज्यूमर फोरम क्या है, कंज्यूमर फोरम कैन नॉट ओवरराइड द डिसीजन टेकन बाय द बैंक एज दैट वाज ए पावर ऑफ डिस्कशन ऑफ बैंक, देयर वाज नो रीजन द बैंक एक्टेड अदरवाइज देन, तो अगर बैंक अपने गुड फेथ में काम करता है
तो उस समय कस्टमर कंप्लेन करता है तो उसको हटा, मतलब जो कोर्ट है कंज्यूमर की, उस कस्टमर की कंप्लेंट को खारिज कर सकती है। अब आया डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। फिर आया गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, उसमें जो भी गुड्स बोली हुई है गुड्स होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो इन सामानों को बनाता है, ठीक है। नेशनल कमीशन कौन होता है, जो नेशनल लेवल पे काम करता है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो अपने कानून कोई रूल बना के ऑफिशियल गजट में लाती है। पर्सन का मतलब कौन होता है, ए पर्सन, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई एसोसिएशन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, ये सब पर्सन कहलाते हैं। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में बी अंडर दिस एक्ट। रेगुलेशन, जो रूल बनाए जाते हैं, ठीक है ना, मीन्स द रेगुलेशन मेड बाय द, यानी जो नेशनल कमीशन रेगुलेशन बनाता है वो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, उसमें क्या है, आपने प्राइस को मैनिपुलेट कर दिया और अपने कंडीशन जो डिलीवरी की थी वो पूरी नहीं करी। अफेक्ट फ्लो ऑफ सप्लाई इन द मार्केट रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज इन सच मैनर टू इम्पोज अदर अनजस्टिफाइड। तो आपने जब उसे सप्लाई वगैरह किया उससे कोई अनजस्टिफाइड कॉस्ट या रेस्ट्रिक्शन या कुछ आपने जोड़ लिया उसमें। डिले बियॉन्ड द पीरियड एग्रीड टू बाय ए ट्रेडर और सप्लाई ऑफ गुड्स सच गुड्स प्रोवाइडिंग। अब डिले कर दिया आपने, आमतौर पर एक टीवी घर भेजने में 15 मिनट लगने चाहिए, आपने 5 दिन लगा लिए, ठीक है। एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर टू कंज्यूमर टू बाई, हायर और अवेल, उसमें क्या उसकी कंडीशन जो थी उस कंडीशनों को आपने माना नहीं या कुछ चेंज कर दिया, बदल दिया। सर्विस का मतलब होता है कि जो भी यूजर होता है, सर्विस ऑफ एनी डिस्कशन विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल, जो यूजर को प्रोवाइड की जाती है, बट नॉट लिमिटेड टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी इन कनेक्शन विद बैंकिंग। तो केवल यूजर को प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस नहीं, और भी कोई सर्विसेज जो यूजर को प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे बोर्डिंग और लॉजिंग, यानी वो करना होटल टाइप का आना जाना, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की सर्विस जिसका जो प्रोवाइड कराई जा सकती है वो सर्विसेज, ठीक है। और लेकिन फ्री सर्विसेज जो होंगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। स्पूरियस गुड का मतलब क्या है कि खराब सामान और खराब सर्विसेज देना, ठीक है। नकली, तो उसने क्या, विच आर टू बी जेन्युइन बट दे आर एक्चुअली नॉट सो, मतलब वो आईफोन बेच रहा है, 80,000 का आईफोन 20,000 में बेच रहा है, बाद में पता लगा लग तो ऐसी था लेकिन नकली है। स्टेट कमीशन की बात आ गई। ट्रेडर कौन होता है, जो गुड्स मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स ऑफ सेल। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऊपर बता दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ पॉइंट आ रहे हैं। फाल्सली रिप्रेजेंट द गुड्स और पर्टिकुलर, कि झूठा मूठा बताना ये भैया ये आईफोन है, बिल्कुल आईफोन जैसा काम करता है। फाल्सली रिप्रेजेंट द सर्विस आर इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, कि उसने बता दिया कि ISI मार्क का है और ये क्वालिटी वो क्वालिटी। फाल्सली रिप्रेजेंट द रिबिल्ट, सेकेंड हैंड, रीनोड, कुछ रिफर्बिश आइटम को ओरिजिनल बता देता है। रिप्रेजेंट द गुड्स और सर्विस हैव स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस, करेक्टरिस्टिक, एक्सेसरी यूज फॉर। कई बार क्या होता है वो दूसरों के बिहाफ पर कहता है जी हाँ ये अथॉराइज सर्विस सेंटर है और वहां आपने गाड़ी सर्विस करा ली, ठीक है। परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक। रिप्रेजेंट द सेलर ऑफ द सप्लायर हैज स्पॉन्सरशिप, मतलब वो कहता है कि जो सप्लायर हैज स्पॉन्सरशिप और अप्रूवल ऑफ एफिलिएट, कहता है कि भाई मैं उसका मारुति का एजेंट हूँ, ये जो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ मारुति के एजेंट होने के नाम पे बेच रहा हूँ, ठीक है। मेक्स अ फॉल्स मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, gives to the public any warranty, guarantee, performance, efficacy और length of life, मतलब आप बिना किसी अथॉरिटी के उसको गारंटी देना है 10 साल तक चला लो कोई बात नहीं है, पता लगा कंपनी ने वो दी नहीं है 10 साल की गारंटी, ठीक है। मेक्स टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पर्पज, क्या है, वारंटी या गारंटी देता है। प्रॉमिस करता है मैं रिप्लेस कर दूंगा, मेंटेन कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा। मटेरियली मिसलीड करता है पब्लिक को कंसर्निंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लाइक, तो ऐसी प्राइस लेता है जैसे वो अदर
कोई प्रोडक्ट के गुड्स के प्राइस है वो ऐसे प्राइस आपसे लेने लग जाता है। गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट, उस गुड्स और सर्विस के ऐसे फैक्ट बताता है जो मतलब गलत बता, डेविएट करके बताता है। एक्सप्रेस एन आर्टिकल ऑफर्ड डिस्प्लेड फॉर सेल, अपने क्या करता है उस पे ये एक्सप्रेस ऑन ए आर्टिकल, आर्टिकल में कुछ रैपिंग वैपिंग करके कुछ डिस्प्ले सेल का लगा देता है। एक्सप्रेस ऑफ एनीथिंग अटैच टू इंसर्टेड और इन कंपनी द आर्टिकल ऑफर्ड, उसके साथ के उसके अंदर कुछ ऐसा डाल देता है जो ऑथराइज नहीं था या उसके साथ देता है आपको। कंटेन, ये क्वेश्चन जैसे ये हाँ पढ़ रहे हैं हम तो बहुत ऐसे ऐसी बातें पढ़ रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी नहीं है, कुछ ऐसा लगता है अच्छा ये भी चीज आती है इसमें। कंटेन इन और एनीथिंग दैट इज सोल्ड सेंड डिलीवर्ड ट्रांसमिटेड any other manner made available to the public, it's deemed to be statement made by the public by the person who has caused statement to do so except made or content। इसमें कह रहा है is deemed to be a statement made to the public by the person, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दे देता है जो ओरिजिनल वाले ने देना था। परमिट द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट निकाल देता है उसका, ठीक है। इनफैक्ट नॉट एट बार्गेन प्राइस, तो कहता है कि बार्गेन प्राइस है जबकि वो बार्गेन प्राइस पर नहीं होता है। बार्गेन प्राइस मीन्स प्राइस स्टेटेड टू बी बार्गेन प्राइस बाय रेफरेंस टू एनी ऑर्डिनरी, कोई ऑर्डिनरी प्राइस से अदर सस्ते प्राइस जो ऑफर किए थे उसे बार्गेन प्राइस बोलते हैं। परमिट ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट price and other item with intention to not providing them as offered or creating impression so that the something is being given or offered free of charge when actually वो कुछ ऐसा जैसे उसके साथ कहता है भाई इसके साथ एक पेन गिफ्ट में मिल रहा है, पता लगा वो पहले से ही उसके साथ था, आपको कह रहा गिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ एनी कंटेस्ट लॉटरी गेम वगैरह वगैरह, यूज ऑफ सप्लाई, तो वहां पे क्या है वो एक प्रमोट करने के लिए लॉटरी खेल रहे हैं जिसका आगे अरे देखो इसका तो फ्रिज निकल आया, इस तरह से, ठीक है। विदहोल्डिंग ऑफ एनी पार्टिसिपेंट ऑफ एनी स्कीम ऑफरिंग गिफ्ट्स प्राइजेस और अदर आइटम फ्री ऑफ चार्ज एंड इन्फॉर्मिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ क्लोजर। तो कई बार क्या होता है कोई स्कीम में ऑफर वगैरह कर रहे हैं कि भैया ये गिफ्ट वगैरह आपको मिलेगा और वो आपको विदहोल्ड कर लेता है, देता नहीं है, ठीक है। इट्स ऑफ सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ये क्वेश्चन वहां पे जब आएगा तो ये आपने पढ़े हुए नहीं होंगे डेफिनेटली, इसलिए साथ साथ थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए। परमिट्स द सेल और सप्लाई ऑफ गुड intended to be used by customer knowing or having reason to believe that goods not comply with the standard prescribed by the competent authority, यानी ऐसी चीजों को सेल और सप्लाई करता है जो कि उसके ओरिजिनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती है, ना वो परफॉर्मेंस में, कंपोजिशन में, कंटेंट में, डिजाइनिंग में, ठीक है। टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क, और ना ही उससे, जैसे कहते हैं 6 एयर बैग वाली गाड़ी है, पता लगा 6 एयर बैग वाली गाड़ी तो वास्तव में ठीक है लेकिन जो 6 एयर बैग वो लगा के दे रहा है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है। परमिट्स द होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड और रिफ्यूज टू सेल द गुड्स टू मेक देम अवेलेबल सेल और द प्रोवाइड एनी सर्विस इफ सच होर्डिंग डिस्ट्रक्शन और रिफ्यूजल टेंड्स टू रेज द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या बोलता हो, होर्डिंग और होर्ड करना मतलब उसको रख लेना, और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और रिफ्यूज टू सेल, वो नहीं देता है आपको, बेचता नहीं है। टू मेक देम अवेलेबल फॉर सेल और टू प्रोवाइड एनी सर्विस इफ सच होर्डिंग डिस्ट्रक्शन और रिफ्यूजल टेंड्स टू रेज द कॉस्ट ऑफ गुड्स और, ये पॉइंट मेरे को थोड़ा भी क्लियर नहीं हो रहा। अगला पॉइंट, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पूरियस गुड ऑफरिंग, मतलब वो डुप्लीकेट टाइप के सामान बना रहा है और उसको ऑफर कर रहा है, तो ये भी जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती है।
अच्छा, एक्ट नॉट ओवरराइडिंग टू ऑफ एनी अदर लॉ, देखा, सरफेसी ओवरराइडिंग था, ये एक्ट ओवरराइडिंग नहीं है। ठीक है, यानी इस एक्ट से पहले कोई बातें अगर कहीं लिखी हुई तो सेम वही लिखी हुई है, तो वो जो पहले एक्ट में लिखी हुई है वो मान ली जाएगी, नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आर इन एडिशन टू अदर एप्लीकेबल लॉ, तो ट्रॉट है ये। ट्रॉट में क्या है, जो पुराने एक्ट चल रहे हैं उनके साथ में, एंड नॉट ओवर राइडिंग एनी अदर लॉ। ठीक है, डू नॉट सुपरसीड एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ दैट। अगला कंज्यूमर, अब देखो 2019 में जो अमेंडमेंट आया है, लेटेस्ट आया, पुरानी बुक में आपके ये नहीं है, पुरानी बुक में ये आपके नहीं है। तो 2019 में कुछ उन्होंने ई कॉमर्स जैसी चीजें या जो नई चीजें आ गई हैं प्रैक्टिस में, जैसे क्या क्या है, विद द हाई पेनिट्रेशन ऑफ द मीडिया एंड इंटरनेट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, टेली मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ई टेलिंग हैज पोस्टेड न्यू चैलेंज। तो ये सब चीजें नए चैलेंज में आ गई। कंज्यूमर को अभी हमने पहले बता ही दिया क्या है, कंज्यूमर के राइट। कंज्यूमर के राइट करने के लिए यहाँ पे काउंसिल आई, जो मैंने बताया था अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, उसने 6 स्पेसिफिक कंज्यूमर राइट बोले हुए, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या बोला हुआ, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्ड, है कोई ऐसी चीजों को नहीं बेचने देना है। कोई भी जब सामान आप लेंगे, सर्विसेज लेंगे, तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस, ये डिस्प्ले होने चाहिए। एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड, एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कॉम्पिटिटिव, तो जो कॉम्पिटिटिव प्राइस में जिसका जितना सामान है वो किसी को भी अवेलेबल होने चाहिए उसको खरीदने के लिए। बी हार्ड एंड एश्योर्ड दैट कस्टमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन, एप्रोप्रिएट फोरम में उसकी बातों को सुना जाना चाहिए। सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द, कोई अगर अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा तो उसके अगेंस्ट में रिड्रेसल लेने का, और कंज्यूमर की अवेयरनेस। तो ये काउंसिल के इतने सारे काम है, 6 स्पेसिफिक कंज्यूमर्स राइट हैं। चलिए, अब आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। मैंने उसका स्ट्रक्चर तो बना दिया था, यहां देखते हैं कौन है, क्या क्या किसकी वो चीजें होती वो देख। सबसे पहले है सेंट्रल में, तो मैंने ये लिखा था कि सेंट्रल में जो भी होता है उसका मिनिस्टर इंचार्ज, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर होता है, वो कोई बताएगा आजकल कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ठीक है। और उनके पास कौन सा मिनिस्ट्री और है? बोलो, पीयूष गोयल के पास और कपड़ा कोई मिनिस्ट्री भी है? कपड़ा मिनिस्टर है शायद। और रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास इस समय? बोलो, इंडिया का रेलवे मिनिस्टर कौन है? मेरे को तो याद नहीं सॉरी, आ क्या रहा। बोल रहे सर? रेलवे मिनिस्टर कौन है? कौन सा मिनिस्टर सर? अश्विनी करके है सर। रेलवे, अश्विनी करके अश्विनी। है सर। अश्विनी अश्विनी गर्ग है? अश्विनी। अच्छा, अश्विनी गर्ग। हाँ सर, उड़ीसा की जो है ना चलो, अश्विनी, वो है जो अच्छा, राज्यसभा ठीक में। ठीक। अच्छा, अब देखो आगे। और उसके अलावा खुद तो चेयरमैन होगा, कुछ सच नंबर ऑफ अदर, कुछ लोगों को वो नॉन ऑफिशियल या ऑफिशियल मेंबर बना सकता है। तो एक सेंट्रल काउंसिल हो गई। उसके बाद यहां देखिए, इस काउंसिल को नेशनल लॉ लिख के उन्होंने क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल लिखा हुआ है, ठीक है। आज अगर आपने साथ साथ पढ़ा तो कम से कम 5-6 साल तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, और बहुत एक एक पॉइंट कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोड़ नहीं रहे हम। ठीक है, प्रोसीजर की बात आती है, वो कम से कम साल में एक बार बैठ के मीटिंग करेगी,
ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, काउंसिल के ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम है। क्या? उसके जो 6 प्रिंसिपल हैं, हैजार्डस का वो करना, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस, लोगों तक पहुंचाना कॉम्पिटिटिव प्राइस में, ठीक है। और कुछ ऐसे कंज्यूमर इंटरेस्ट को सुनना, जो किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो उसको सुनना, ठीक है, अप्रोप्रिएट फोरम पे। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस से उसको एक्सप्लॉयटेशन, अनस्क्रिप्चुलस एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, और कंज्यूमर को वो देना, एजुकेशन, ठीक है। स्टेट की बात करें तो स्टेट की बात में तो स्टेट का जो मिनिस्टर होता है वो होगा, प्लस कुछ नंबर वो अपने मेंबर नॉन मेंबर रखेगा, प्लस सुन लेना इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया, यानी सेंट्रल वाले में तो 2 ही लोग हैं, सेंट्रल मिनिस्टर जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है वो, और वो कुछ लोगों को शामिल कर ले। लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट मिनिस्टर कुछ लोगों को शामिल कर ले, या सेंट्रल वाला कुछ लोगों को कह दे, ये बोलता ना मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ मेंबर वहां पे आते हैं, ठीक है। और इनको कम से कम साल में 2 बार मीटिंग करनी है, उनको साल में 1 बार, इनको साल में 2 बार। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम की आती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो कलेक्टर होता है, जिसको डीएम बोलते हैं, वो चेयरमैन है, और वो कुछ लोगों को मेंबर बना सकता है। लेकिन ये जो मेंबर बनाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी मेंबर बनाने को। ऊपर वाले मेंबर कौन है? देखो, ऊपर वाले में भी स्टेट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट वाले में भी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और इसको जब भी जरूरी होगा ये मीटिंग करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 बार जरूर करेंगे, ठीक है। अब आया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये नया चीज आया, देखो इसमें आया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट आया। ये रेगुलेटरी बॉडी होगा, जैसे ट्राई, एफएसएसआई, और आपका क्या होता है ट्राई पेंशन के लिए पीएफआरडी वगैरह वगैरह, तो ऐसे ही सीसीपीए बनेगी, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को करने के लिए एक अथॉरिटी बनेगी, ठीक है। वो क्या करेगी? प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर। It will regulate matter related to the violation of consumer right, unfair practice. The CCPA will have investigation wing headed by the Director General, which may be conducted inquiry. अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग बना दी, तो लंबा चौड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके लिए, ठीक है। CCPA will carry out the following function including, कुछ वो ऐसे फंक्शन कैरिड आउट करेगी, इंक्लूडिंग क्या क्या करेगी? एक तो वायलेशन हो रहा है तो उसकी इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और प्रोसिक्यूशन करेगी अप्रोप्रिएट फोरम पे। कुछ ऑर्डर पास कर सकती है, रिकॉल, कुछ खराब चीजें तो उसे बाजार से उठवा सकती है, उन सर्विसेज को बंद कर सकती है जो हैजार्डस हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइस पेड, वो लोगों ने जो पैसा दिया था उसको वापस कराएगी। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर, और ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बंद करा देगी। इशूइंग डायरेक्शन टू द कंसर्न ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, और इनको कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकती है। इम्पोजिंग पेनल्टी लगा सकती है। इश्यू ऑफ सेफ्टी नोटिस टू द, कुछ ऐसे अगर जैसे देखा आपने कि हेलमेट बन रहे हैं और बहुत मुलायम से कच्चे हेलमेट बन रहे हैं, तो उनको बंद करवा सकती है अगर होता है, ठीक है। प्रोएक्टिव स्टेप टू कर्ब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, जैसे क्या है, 5 दिनों में कद लंबा करें, बाल बढ़ाएं, बाल काले करें, इस तरह वाले, तो ठीक, तो उसमें देखते हुए हमारी तरह 1 दिन में जीआई पास करें, हैं, ठीक। कंसिडरिंग, पर एक बार सुनो, अच्छा हम अगर ये कहते हैं 1 दिन में जीआईबी पास करें और पास नहीं होते हैं आप, और आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर। नहीं, क्यों? सर आप फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं ना। हाँ फ्री में ले रहे हैं। अगर हम आपसे पैसे लें कि भैया 2000 रुपए दो और 1 दिन में जो है जीआई पास करो, और पास ना हो, तो गड़बड़ है, ठीक है। इसका मतलब आप सुन रहे हैं सब बातें हमारी, हैं, चलो गुड।
आगे देखते हैं। कंसीडरिंग द एवर इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ मीडिया, यहां से फिलॉसफी ना पढ़ते हुए सीधे पढ़ते हैं। इट इज ए प्रिवेलेंट मार्केट प्रैक्टिस टू एंगेज एमिनेंट पर्सनैलिटीज टू सेल। हाँ, ये होता ना, अमिताभ बच्चन तेल बेच रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी है, उनको वो करने के लिए सच पर्सनैलिटी आर डिप्लॉयड टू मेक एडवर्टाइजमेंट विच आर ऑफन मिसलीडिंग बाय मेकिंग अनरियलिस्टिक claim. However, when some unfair trade practices are exposed, these celebrity endorses are quick and disassorted. तो अगर उन्हें पता लगता है कि भैया ये तो मुझसे गलत ऐड करा रहा है, तो उसको खुद को उनको उनसे अलग कर लेना चाहिए। It was felt that existing law are not different enough to discourage manufacture. तो कह रहे हैं कि सॉरी deterrent enough, not deterrent enough to, मतलब इतना अच्छा नहीं है कि वो जो पुराना कानून था इतना अच्छा नहीं था कि इससे जो है मैन्युफैक्चरर डरेगा, डिस्करेज होगा, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो उसके लिए प्रोविजन किए गए यहाँ पे टू टैकल मिसलीडिंग एडवर्टाइज एज वेल एज टू फिक्स लायबिलिटी तो इंडोर्सर और सेलिब्रिटी। तो जो सेलिब्रिटी है इंडोर्स कर रही है उनको भी वो किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज आई, ये बिल्कुल न्यू है आपकी बुक में, पुरानी बुक में नहीं है, एक्ट में नया आया हुआ है, न्यू है ये, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं हो देख लो। Under the new CCPA may impose in the case of first time offense penalty कितनी है 10 लाख तक, और imprisonment है 10 लाख तक की लाइबिलिटी और 2 ईयर तक का इम्प्रिजमेंट है जब पहली बार आता है मामला, ठीक है। और अगर फिर भी वो एडवर्टीजमेंट करे जा रहे हैं तो 50 लाख का, ठीक है। और सजा कितनी है 5 साल की। तो ये पुरानी बुक में कहीं नहीं, नया आ गया, ठीक है। CCPA can also prohibit the endorser of misleading advertisement from product or service paid for 1 year. देखो अब क्या है, CCPA can also prohibit the endorser of misleading advertisement for endorsing that particular product or service for a period of up to 1 year. 1 साल तक आप फ्री इस्तेमाल करिए, ये भी गलत प्रैक्टिस है। For every subsequent offense the period of prohibition may be extended for 3 years. तो यहां पर क्या है, अच्छा, अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है तो 1 साल तक उसको रोक सकती है, और फिर भी वो करता है तो उसको 3 साल तक का रोक लगा देगी। एन एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन दस इम्पोज, और जल्दी से उस पर कोई एक पेनल्टी उस पर वो कर देगी, इम्पोज कर देगी। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। देखो ऊपर तो आया कि उसने सेल वेल कर दी, अब क्या है नीचे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कोई हो रहे हैं कुछ किस तरह का, ठीक है। क्या चीजें हैं इसमें देखो, क्विक ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट आर हेविली वन साइडेड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वेंडर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर विल नॉट हैव एनी चांस फॉर नेगोशिएशन बार्गेन टू कर। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां उसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस वगैरह पे खुद कहने का चांस ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे आपने कोई गुड्स खरीदा, आधा सामान खराब निकला, वापस कर देते हैं ना। सर्विस में आपने गाना सुना, आपने गाना प्ले कर दिया, 10 रुपए डाल दिया कॉइन, ठीक है। 2 लाइन सुनने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप कैसे कहोगे साहब मैंने गाना नहीं सुना, तो आप नहीं कह सकते ना सर्विसेज के मामले में, ठीक है। तो उसके बारे में क्या करते हैं, कीपिंग इन माइंड द डिलेमा ऑफ द प्रेजेंट डे कंज्यूमर इनेबल देम टू सीक रेमेडी अंडर द स्टैट्यूट अगेंस्ट सच अनफेयर, ऐसे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टू अवॉइड एनी एम्बिग्यूटीज एज टू व्हाट शैल क्वालिफाई द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट द एक्ट इटसेल्फ प्रोवाइड। तो क्या क्या चीजें हैं देखो इसमें, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, require a consumer to make manifestly excessive security deposit for performance जैसे मैंने बोला ना 10 रुपए लेके आपको गाना सुना रहे। impose a penalty for the breach of contract wholly disproportionate or loss, तो कितना है, जितना उसको लॉस हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेट करने को। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अर्ली रिपेमेंट और डेट और पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल पेनल्टी। तो कई बार क्या होता है
कि जो रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अर्ली रिपेमेंट ऑफ डेट, कई बार होता है ना प्री पेमेंट आप लोग बैंक में जाते हैं करने तो मना कर देते हैं, एंटाइटल्स अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट to terminate such contract unilaterally without reasonable cause। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, enable a party to assign contract determine other party who is consumer without his consent, दूसरे को बिना कंसेंट के ही जो है कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया। impose on customer any unreasonable, किसी भी कस्टमर को कुछ अलग मिस अनरीजनेबल चार्जेस को चार्ज करना हो, ठीक है। अब देखो, all the complaint against the unfair contract where the value of goods and services paid consideration does not exceed 10 करोड़, 10 करोड़ तक का है तो उस मामले में वो स्टेट पर जाएगा। कंप्लेंट विद अदर कॉन्ट्रैक्ट where the consideration exceeds रुपीज 10 करोड़, तो एक तो है लेस देन 10 करोड़, तो उसमें तो स्टेट है, ठीक है। और दूसरे में बोला हुआ है एक्सीड्स 10 करोड़, उस कंडीशन में है नेशनल, ठीक है। आगे आ जाओ, डेटा प्रोटेक्शन, तो जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है कोई कंपनी वाला उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी, लोगों को नहीं पहुंचानी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, क्या प्रोडक्ट लाइबिलिटी है? द प्रोडक्ट सेलर इज डिफाइंड टू इंक्लूड पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन प्लेसिंग और प्रोडक्ट फॉर ए कॉमर्शियल पर्पज, मतलब जिसने कॉमर्शियल पर्पज के लिए उस प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया है। एज सच हुज इंक्लूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी हो। आजकल कभी आपने अमेजोन से सामान मंगाया है? आपने देखा होगा कि जब आप अमेजोन से सामान मंगाते हैं तो बिलिंग का जो एड्रेस होता है वो कभी AXY कॉरपोरेशन, बीटा कॉरपोरेशन, थीटा कॉरपोरेशन, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, केरला, ऐसे एड्रेस होते हैं। तो ये भी बोल रहा है कि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं ये प्रोडक्ट सेलर, अमेजोन प्रोडक्ट सेलर नहीं बनता है, प्रोडक्ट सेलर कोई और बनता है। तो आपको कंप्लेंट करनी तो उसके अगेंस्ट करनी पड़ेगी, अमेजोन के अगेंस्ट नहीं करते। द प्ली दैट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म merely act platform or aggregator will not henceforth be acceptable to the valid defense of the, there are increased liability risks for manufacturer as compared, तो उसने बोला भाई जो मैन्युफैक्चरर है असली, जो प्रोडक्ट सेलर है उसकी लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर विल बी लायबल टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन इवन वेयर ही प्रूव्स ही वाज नॉट नेग्लिजेंट, मतलब अगर उसने कहा कि नहीं भाई मैंने बिल्कुल बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाया है, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं करी, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है तो वही जिम्मेदार होगा, ठीक है। जरा बताओ तो नई रेगुलेटरी बॉडी का नाम बताओ, नई जो बॉडी बनी है उसका नाम बताओ। CCPA, फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलो, इसमें यूट्यूब भी पूछ रहे हैं कि भाई ये जो CCPA के बारे में बताओ। देखो CCPA एक ऐसी बॉडी बनाई है जो इस तरह के जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, फॉल्स एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट के ओवर प्रॉमिस आ रहे हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए, और जो ये सेलिब्रिटी या जो उसको इंडोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को, क्या भैया ये वाला यूज करो ऐसा होगा, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन, मतलब पेनल्टी के प्रोविजन है स्पेशल, उनके लिए स्पेशल पेनल्टी के प्रोविजन इस एक्ट में किए हैं, ठीक है। असनबी वैष्णव जो उसके रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूट्यूब वालों ने आंसर दे रखा। चलो आ जाते हैं, आ गया। तो अभी आपको क्या क्या समझ में आ गया? तो जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था, मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और जोड़ना पड़ेगा। कौन है वो? CCPA। CCPA, ठीक है।
3 लोग हो गए आप एक तरह से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो रिड्रेसल की बात आई भाई। रिड्रेसल में वो तो मैंने तीनों बता दिया। अब आपको उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, उनका टेन्योर होता है, उनकी पावर होती है, वो देखनी है। तो ये 3 तो मैंने बता दिया आपको, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एक बात ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट वाले को फोरम बोलते हैं और स्टेट और नेशनल वाले को कमीशन बोलते हैं। कमीशन। ठीक है, तो यहां पर ये बोला हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज में देना। देखो, हु शैल बी और हैज बीन क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। तो यानी वो हो सकता है, बनेगा, उसकी या उसकी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज की है, तो वो जो होगा प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, 2 अदर मेंबर होंगे जिसमें वुमेन को भी रखना है। ठीक है, और वन ऑफ होम शैल बी वुमेन हैविंग क्वालिफिकेशन एज। तो वो कैसे होने चाहिए? वो 35 से बड़ी एज की होनी चाहिए, कम से कम बैचलर होनी चाहिए, और उसकी एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग, हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर इन मामलों इकोनॉमिक्स, लॉ, पब्लिक अफेयर, एडमिन। इतने में से किसी भी एरिया में 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी एज 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो वहां पर अब बेसिकली जब भी आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, तो वहाँ 3 लोग बैठे थे, एक लेडीज होती है, एक जज होता है और एक दूसरा बंदा होता है। ठीक है, और जो इनका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट करेगा यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन, वो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट स्टेट, वो मेंबर होगा। सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट डीलिंग कंज्यूमर अफेयर, भाई एक तो लॉ का सेक्रेटरी और एक कंज्यूमर अफेयर, वो भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। ठीक है, और अगर मामला बनता हुआ नहीं दिखेगा तो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो ये मामला हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, भैया तुम जो है कुछ लोगों को, किसी जज को अपॉइंट कर दो। एज देखो, टर्म ऑफ 5 ईयर, एज 65 ईयर। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, रीअपॉइंटमेंट भी है। मींस अगर मान लिया कोई 48 ईयर का जज बन गया, तो उसको प्लस फिर बनाया सकता है 5 साल, प्लस फिर 5 साल बनाया सकता है, जब तक उसकी एज 65 ईयर ना हो जाए, बनाया जा सकता है। ठीक है, और उसको सैलरी वगैरह पेमेंट होती है एज ए मेंबर डिस्ट्रिक्ट फोरम, शैल बी सच एज, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जैसा तय करेगी वैसे होगा। जूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अब देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या कर सकती है, ये इसमें जो है पुराना दिया हुआ, देखो ये करेक्शन नहीं किया है इन्होंने, ये जो है करेक्शन नहीं किया। जरा बताओगे क्या करेक्शन है, बोलो। इसको करके ही सोना भैया। आधा तो सही कर दिया उन्होंने बुक में, पर आधा सही नहीं किया, गलत बात है इनकी। ये सामने कुछ आपको दिखाई दे रहा है भैया, दिखा कुछ? ये आपके सामान्य ज्ञान के लिए है, गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन सर। आता है वो इससे आता है। क्या करें? मैंने कुछ ये सब हमने पढ़ लिया था। ये भी काउंसिल के बारे में पढ़ लिया था हमने।
CCPA भी बता दिया था। ये है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है। अमाउंट देखना कहाँ दिखाई देता है आपको। ये है, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। Subject to the other provision, a district forest shall have jurisdiction entertain complaint where the value of goods and services paid does not exceed 1 crore है। और आपकी बुक में जो है अभी क्या लिखा हुआ है, पुराना ही लिखा हुआ है, 1 crore है, ठीक है। पेज कहाँ चला गया हमारा? पहचान बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 crore है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में 1 है और उसमें मोर देन 1 to 10 है और नेक्स्ट में मोर देन 10 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, फॉर्म ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट का कोई फॉर्म डिसाइड नहीं है, लेकिन जब भी आप वहां शिकायत करेंगे तो उसमें कॉमन चीजें आ जानी चाहिए, जैसे गुड्स, एग्री टू बी गुड्स डिलीवर, सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब या तो गुड्स सोल्ड है या गुड देने की बात है, सर्विस प्रोवाइडेड है या सर्विस देने की बात है, तो उनका जिक्र आना चाहिए, ठीक है। और कंप्लेंट जब आप करेंगे तो विद प्रेस्क्राइब्ड फीस, तो मेरे ख्याल से अभी शायद 100 रुपीज का फीस जाती है, ड्राफ्ट बनता, ठीक है। और यहाँ एक बात देखो, जब भी आप एप्लीकेशन देंगे तो 21 डे के अंदर वो क्या करेंगे, एडमिसेबल करेंगे, मीन्स कि हाँ आपका केस मुझे हमें स्वीकार है। द कंप्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड विदाउट हियरिंग, और कंप्लेंट रिजेक्ट करने के लिए कंप्लेनेंट को सुनना जरूरी होता है। और डिस्ट्रिक्ट फोरम, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ एनी अथॉरिटी सेटअप है। तो क्या करता है, जब कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली उसने, उसके बाद किसी और उसको नहीं देगा, वो फिर खुद सुनेगा। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एक कॉपी कंप्लेंट की 21 डेज के अंदर अपोजिट पार्टी को भेजी जाएगी, ठीक है। अपोजिट पार्टी को जब भेजी जाएगी तो उससे 30 दिन का समय दिया जाएगा, जिसको 15 दिन बढ़ा सकते हैं। देखो 21 डेज तो आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी में लग गए, उसके बाद उसने नोटिस भेजा, मिल गया उसको नोटिस, उसके 30 दिन तक और प्लस 15 डेज और तक वेट करेंगे, और फिर उसके जवाब के हिसाब से केस चलेगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो डिफेक्ट है उसके लिए कुछ प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट की जरूरत होती है, उसके लिए 45 डेज जो है अलग से मिलते हैं, क्योंकि वो चीज वहां जाके चेक होके आएगी। द सैंपल सेंट टू द लेबोरेटरी हैज टू बी सील्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम प्रेस्क्राइब। जब कोई सैंपल भेजेंगे तो उसे बिल्कुल सील पैक करके भेजेंगे, ठीक है। बिफोर द सैंपल ऑफ द गुड्स इज सेंट टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस और टेस्ट, द कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द। तो कई बार क्या होता है, जब कोई सैंपल ऑफ गुड्स है उसमें से लिया जाएगा और लेबोरेटरी भेजा जाएगा तो उसका खर्चा उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है।
और जब आप जीत जाएंगे तो वो देगा आपका खर्चा। ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द लेबोरेटरी, जो टेस्ट की लेबोरेटरी वहां से रिपोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में फील अप्रोप्रिएट आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट और द अपोजिट पार्टी, तो वो दूसरी पार्टी को दे सकता है कि भाई देखो ये रिपोर्ट आई है वहां से। इफ एनी ऑफ द पार्टी टू द कंप्लेंट डिस्प्यूट इन एनी वे टू द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी अबाउट द एनालिसिस टेस्ट गुड, सच पार्टी हैज टू, तो उसे जो है ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, नहीं भाई ये रिपोर्ट गलत है, सही है, जैसा भी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम shall refer a copy of the complaint to opposite party to give his version case. The opposite party is required to give 30 days, जिसमें 15 दिन का टाइम मिल जाएगा उसको, ठीक। उसके बाद क्या है, अगर वो पार्टी नहीं आती है तो एक्स पार्टी का मतलब होता है जब सामने वाली पार्टी नहीं आती है, लगभग 3 हियरिंग का करते हैं, अगर नहीं आती है तो उसको ना सुनते हुए, सिर्फ आपको सुनते हुए, जो भी आप कागज दे रहे हो उस पर देखते हुए कुछ अपना डिसीजन दे सकती है एक्स पार्टी। No proceeding stated above can be called in question any court on the ground of the principle of natural, यानी जब आपने 3 बार उसको नोटिस दे दिया फिर भी नहीं आ रहा है तो इसको कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था। और एक्सपेडिशली 3 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है भैया, 3 महीने के अंदर डिसाइड करना है उस कंप्लेंट को पूरा करना। अनलेस सफिशिएंट कॉज ऑफ सोन और एडजॉर्नमेंट नोटेड इन राइटिंग, एडजॉर्नमेंट इन ऑर्डिनरी नॉट, मतलब उस केस को डिसमिस करने से पहले पूरा एक मतलब सिस्टम है उसका कि उसको पूरा देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज ऐसी है जिसके कारण से हम एडजॉर्नमेंट कर सकते हैं, मतलब सफिशिएंट कॉज के बिना नहीं कर सकते आप उसको। और जैसा हमने पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है कि ये जो 1908 वाली पावर है, जो सिविल कोर्ट के एक जज को पावर होती है, वही डिस्ट्रिक्ट फोरम के जज को भी पावर होती है। क्या होती है, सम्मन करना, इन्फोर्स करना अटेंडेंस, डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, एविडेंस लेना एफिडेविट पर, रिक्वेस्टिंग ऑफ द रिपोर्ट टू द एनालिसिस और टेस्ट कंसर्न फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लाइब्रेरी, ये सब चीजें कर सकता है। अब बात आती है फाइंडिंग, वो क्या क्या कर सकता है, वो जो डिफेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए बोल सकता है, सामान बदलने के लिए बोल सकता है, रिटर्न द प्राइस देने को बोल सकता है वो। अभी आप लोग क्लास में छोड़िए, इसमें 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट और आने वाले हैं, 15-20 मिनट और देखिए, कर लेंगे पूरा तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड, तो कुछ कंपनसेशन के लिए बोल सकता है, ठीक है। और डिफेक्ट रिमूव करने और डिफिशिएंसी सर्विस के रिमूव करने के लिए बोल सकता है, और ऐसी अनफेयर प्रैक्टिस आगे से ना करने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। और जो हैजार्डस गुड्स फॉर सेल कर रहे हैं उसको रिफ्रेन, जब्त कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है कि अब ऐसी चीजें नहीं बेचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को सीज कर सकता है हैजार्डस चीजों को, ठीक है। पे सच सम विद which shall not be less than 5% of the value of good sold or service, जिसको आप बेचेंगे, जितने बेचते हैं, अगर उससे कुछ नुकसान या वो होता है तो उसका 5% तक वो कंपनसेशन दे सकता है उनको। इश्यू करेक्टिव, कोई एडवर्टीजमेंट आपने दिया हुआ है मिसलीडिंग तो उसको सही करने को बोल सकता है। प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ पार्टी, उस पार्टी को पूरी कॉस्ट देने को, एडिक्वेट देने को बोल सकता है, ठीक है। If the president of and one member conduct a proceeding and they differ from any point, the point may be referred to the other member. तो बेसिकली 2 मेंबर जो होते हैं उनमें से एक ने कहा हाँ ना, तो वो तीसरे वाले से पूछते हैं भाई बताओ क्या कहना है, इस तरह से। अपील बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपील करने के लिए मान लिया उन्होंने कह दिया भाई 5 लाख का जुर्माना लगा दिया, तो आपको अपील में जाना तो 50% और द अमाउंट ऑर्डर टू पेड और 25,000, यानी अपील 25,000 में या जो सामान है उसका 50% में जा सकते हैं आप। मान लिया 20,000 का सामान है तो उसका 50% 10,000 देके आप अपील में जा सकते हैं। अपील में कहाँ जाएंगे, स्टेट फोरम में, स्टेट कमीशन में, ठीक है।
स्टेट कमीशन में होता है, एक तो जज होता है हाई कोर्ट का, 2 अदर मेंबर होते हैं जो 2 मेंबर होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे पहले थे, ठीक है। और इनके अपॉइंटमेंट के लिए कौन है, देखो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन जो है स्टेट वाला ही है, यानी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों में स्टेट वाला अपॉइंट करता है। और लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और कंज्यूमर अफेयर का सेक्रेटरी मेंबर होते हैं। कोई दिक्कत होगी तो चीफ जस्टिस के पास जाएंगे। इनका 5 साल का टर्म होता है, लेकिन इनकी एज है 67, उनकी थी 65, इनकी 67 है, और जो सेंट्रल में होते हैं उनकी 70 ईयर्स होती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज चेंज हो गई है, तो यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ केसेस में क्या है, स्टेट कमीशन, अब स्टेट कमीशन को, स्टेट में मान लिया 3-4 डिस्ट्रिक्ट फोरम है, तो स्टेट कमीशन चाहेगी तो इस केस को यहाँ, इस केस को यहाँ वो कर सकती है। अपील की बात है भाई, स्टेट से वो हो जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे लेकिन वो 35,000 है, 35,000 या 15% विच एवरेज लेके आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। लेकिन नेशनल कमीशन में जाने के लिए कितने दिन तक है, पीरियड ऑफ 30 डे, 30 दिनों के अंदर आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर का मतलब क्या, ऊपर का मतलब नेशनल कोर्ट में, कमीशन। ठीक है। नेशनल फोरम में सर। हाँ, अब नेशनल फोरम से भी ऊपर कहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसकी फीस 50,000 है, तो 50%, लेकिन 50,000, ठीक है। यानी नेशनल कमीशन से हारने के बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑप्शन आपके पास बचता है, कितने दिन में जा ठीक है। सकते हैं? कितने दिन में जा सकते सुप्रीम कोर्ट? वो भी 30 ही दिन है, अच्छा, देखो इसमें कहीं होगा, ये है विद इन 30 डे, ठीक है। अब आया आपका नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन में क्या है, वो ऐसा जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट जैसा हो, लेकिन यहाँ पे नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर है। उन सब में 2-2 मेंबर थे, यहाँ 4 मेंबर है, जिसमें से एक जो है लेडी होगी इस कंडीशन की, ठीक है। सेम वही कंडीशन है। ये 67 है, देखो इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट, देखो यहां कुछ किया हुआ है, provided further no president or member shall hold the office after such attain the age of specified rule made by central government which will not exceeded in case of president, president 70 साल तक चल सकता है, जो अदर मेंबर है वो 67 तक चल सकता है। नेशनल कमीशन जो मेंबर होगा 67 तक है, लेकिन जज 70 है। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लिमिटेशन एक्ट में कितने समय तक आप जा सकते हैं, बताओ। आपका जो केस है वो बैंक में कब जा सकता है, कितने, 5 साल तक, 10 साल तक, 30 साल तक, 3 साल तक, कितने साल तक? दो साल। बिल्कुल सही, 2 साल तक। लेकिन 2 साल तक कब है, 2 साल तक है, ये है लिमिटेशन पे 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मैंने बोला ना, जिस दिन आपको नोटिस, जैसे मान लिया कोई आपने पासबुक प्रिंट करा ली और घर चले गए, 1 साल बाद आपने देखा वो पासबुक में प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो आप जब आपने देखा उसके बाद से 2 साल तक जा सकते हैं। आप कहोगे ना, मैं सब तो आया था, मैं पासबुक मैंने बक्से में बंद कर दी, उसके बाद मैं केरला चले गया, फिर मैं आया नहीं, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसी बातें बताते हुए आप करें। एनफोर्समेंट का मतलब है कि भैया जो सजा दी जाएगी उसको लागू कराया जाएगा, इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट, ठीक है। तो इसमें कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बोला हुआ कि आप आरसी इशू कर देंगे। अगर मान लिया
उसने कहा भैया 2 लाख रुपए दो, दुकानदार को बोल दिया, वो नहीं देता है, तो आरसी इशू कर देंगे और डीएम उस आरसी को वो करता है। कोई झूठी मूठी मनगढ़ंत कंप्लेंट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और द ऑर्डर shall also be for cost not exceeding 10,000 that the complainant should pay। अगर झूठी कंप्लेंट करोगे तो 10,000 उल्टे देने पड़ जाएंगे। और पेनल्टी में क्या है, अब मान लिया आपने, इन्होंने कमीशन ने कोई वो दे दिया, तो उसमें टर्म ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ बट विच मे एक्सटेंड 3 years, तो इसमें एक सजा भी हो सकती है और 2,000 से लेके 10,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। कब? जब आप उनकी जो डिसीजन है उसको नहीं मानो, कंप्लाई नहीं करोगे आप, ठीक है। यहां देखो, नो सूट, जो इसके मेंबर हैं उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, डीआरटी सरफेसी में पढ़ा था ना, कि कोई केस नहीं कर सकते आप। सर्विस ऑफ द नोटिस का मतलब क्या होता है कि जब उसे कुरियर वगैरह से, उसको पोस्ट ऑफिस से उसको मिल जाए, जिस दिन मिल जाएगी तभी सर्व माना जाता है, ठीक है। और अगर वो लेने से मना करता तो यही माना था तब भी मिल गई उसे, ठीक है। और अगर पोस्टल एम्प्लॉय ले लेता है, उसने रिफ्यूज कर दिया लेने से, तो भी रिसीव माना जाता है। ये आ गया यहाँ पे देखो, उस जगह तो हटाया नहीं इन्होंने, ये वाला हो गया, इसको पढ़ो ही मत। अप टू 1 करोड़ है, मोर देन 1 करोड़, अब इसमें 2 करोड़, 1 करोड़ वाला केस कहाँ जाएगा? अप टू 1 करोड़ आ गया ना, लेस देन 1, लेस देन 1 हो गया, ग्रेटर 1 to 10 हो गया, और मोर देन 10 हो गया, ठीक है। और इसमें यह भी बोला गया है, इस एक्ट में आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी आप अगर वो आपस में मीडिएशन करके भी बात मान जाते हैं तो वो कर दें। जैसे लोकपाल में था ना, लोकपाल में जज कोई रोल नहीं अदा करता, इसमें जज रोल अदा करता है। डिजिटाइजेशन ऑफ जितनी प्रोसीडिंग हो रही सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रख जाएगी। ये देखो, अपील में क्या किया गया, विंडो प्रिफरिंग अपील ऑर्डर ऑफ दिस थिंग फ्रॉम 30 डे टू 40 डे। कोई इलिटरेट वगैरह हैं, जानकार नहीं, उनके लिए हो जाएगा, ठीक है। और आगे है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इवन दो द विंडो फॉर परफॉर्मिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन रिमेन्स है, उसके लिए 30 ही रखा गया है। तो इसमें पहले भी था ना 30+15, वो तो नोटिस देने का था, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन है, उस डिसीजन देने के बाद अपील करने के लिए 30+15 45 दिन का है। चलो, ठीक है। चलो दोस्तों, ये हमारा ये बहुत सी मॉड्यूल का एक दो छोटी छोटी चीज रह गई, उसको भी मैं करवा दूंगा। लेकिन कल से जो क्लास होगी, वो कल से क्लास होगी हमारे डी मॉड्यूल वाली में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत कंसंट्रेटिंगली आप अच्छा, अरूप कुमार साहू जी बोलते हैं इससे बेटर है किताब से पढ़ लो। पढ़िए जी, हम तो कहते हैं कि पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम एक लीगल लैंग्वेज को कॉन्सेप्चुअली या कुछ और इंटरेस्टिंग बातें वो जोड़ के हम बताना चाहते हैं, ठीक है। बी और डी फुल करके जाएं तो कितने वेटेज होगा, एंड क्वेश्चन ट्रिकी होंगे क्या? बी वाले में ट्रिकी आते हैं, बी मॉड्यूल में जो बैंकिंग वाला है, ठीक है।
चलो देखो, हमने पढ़ने पढ़ने की बात बताते हैं कि 3 दिन में हमने कितने सारे पेज पढ़ दिए। ठीक है, आप अकेले पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हमने पढ़ा पॉइंटों के साथ, फैक्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, हंसी मजाक के साथ सब पढ़ा। ठीक है, तो ये सब कर लिया है। और जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप जो मैं एडिशनल एक्ट दिखाता हूँ वो नहीं दिखते उस किताब में। ठीक है, एडिशनल एग्जाम्पल जो दिखाते हैं वो नहीं दिखते। चलो, थैंक यू सो मच। कल से हम वो करेंगे और डी मॉड्यूल पे आएंगे। और वैसे अभी सी मॉड्यूल के 2 एक्ट रह गए हैं। एक तो हमारा रह गया ओम्बड्समैन रह गया है, एक हमारा रह गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो हो सकता है एक सेशन में वो, दूसरे सेशन में सी मॉड्यूल शुरू कर देंगे। तो कल सर आप टाइम से मिलिएगा। हाँ सर, ये जो अभी अपन ने अमाउंट देखी ना 1 करोड़ मोर देन, हाँ, ये अमाउंट किसकी है? मतलब जो अपना बहुत अच्छा प्रोडक्ट। क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इसको थोड़ा सा वो करने से रह गया था, एक्सप्लेन करने से। इसमें ऐसा है ना कि आपने एक फ्रिज खरीदा 40,000 रुपए का। अब आप फ्रिज खरीद के आपको नुकसान हो गया, तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे? बोलो, कौन से कोर्ट में जाओगे? डिस्ट्रिक्ट में सर। डिस्ट्रिक्ट में। अब मान लिया वो फ्रिज खरीदा था, उससे मेरे फैमिली के किसी को करंट लग गया और मैं 5 करोड़ का दावा कर रहा हूं, तो कहां जाऊंगा? स्टेट फोरम में सर। समझ रहे बात को? मीन्स आप कंपनसेशन कितने का मांग रहे हैं, जितने का आप कंपनसेशन मांग रहे हैं ना, उस हिसाब से कोर्ट में जाना है। आप सीधे नेशनल में भी जा सकते हैं। अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा मांग रहे हैं, सीधे नेशनल में जाइए आप, और नेशनल से हार जाएंगे तो वहां सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करे। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। मतलब प्रोडक्ट कास्ट नहीं रहता है, ये कंपनसेशन कास्ट रहता है। ये कंपनसेशन जो आप चाह रहे हैं, ये तो जज डिसाइड करेगा ना। तो वो अगर प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा का कंपनसेशन वहां नहीं मांग सकते। लेकिन जनरली सर इसकी जो प्राइस जिस परचेज करेंगे ना उसी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने नहीं नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, तो आपने एक 5 रुपए की सुई ली, ठीक है, और सुई जो है, कोई काम कर रहे थे तो बीच में वो इस तरह टूट गई, या इतनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, 2-3 टुकड़े और तुम्हारी आंख में घुस गए, ठीक है, इस तरह से कुछ भी। ओके सर। और बोलो, कुछ डाउट है? नीलोफर, समझ में आ गई बात? यस सर आ गई, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि कितने का हम क्लेम करेंगे? आप डिसाइड करेंगे। आप कहेंगे, जैसे मैं बताता हूं, एक्सीडेंट के केस में बहुत होता है ऐसा। किसी का जवान बच्चा की डेथ हो जाए मान लिया, और वो आईआईटी रुड़की से टॉपर है, अभी जॉब नहीं कर रहा, तो वो हिसाब लगाएगा कि ये 35 साल तक नौकरी करता, 2 लाख रुपए महीना लाता, तो इससे 25 करोड़ होता, तो वो सीधे नेशनल में जाएगा। अच्छा, अपना पर्सनल केस बताने वाला, मैंने 2 कंज्यूमर फोरम में 2 केस जीते हैं। एक तो अपने लिए मोबाइल का और एक अपने दोस्त के लिए मोबाइल का जीता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमने एक केस जीते हैं, तो वहाँ पे उसकी हेयरिंग वगैरह में गए हैं, कैसे वो करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं। 21 दिन का नोटिस है, और 100 रुपए का ड्राफ्ट बना के लेके गए थे, और उसके लिए किसी जज, कोर्ट, वकील की जरूरत नहीं होती, आप खुद अपनी बात रख सकते हैं, सिंपल एप्लीकेशन पे रख सकते हैं। ये सब एक्सपीरियंस थे हमारा, और 3-4 महीने में डिसाइड भी हो गया था। 5-6 बार जाना पड़ा, लेकिन डिसाइड हो गया था। मोबाइल कंपनी को देना पड़ा पैसा।
सर कितने का क्लेम किया था? मैंने एक क्लेम तो लिया था 28,000 का और एक लिया था 36,000 का। और 28,000 मोबाइल वाले में क्या था कि 14,000 का तो मोबाइल था, उसमें फिर मोबाइल के बाद 5,000 रुपये कोर्ट फीस दी उन्होंने और 10,000 का शायद अलग से कंपनसेशन दिया मैंने। और दूसरे वाले में अधिकतर जो है उसकी 22,000 कॉस्ट थी जो फ्रेंड के लिए किया था हमने, और प्लस 10,000 कंपनसेशन, ऐसे करके दिया था। ये थर्ड पेपर ना, अगर आप मेरी सारी क्लास ले रहे हैं और रिटेन करेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। थर्ड पेपर में 60 ला के लोगों ने 45 वाला एग्रीगेशन पूरा किया हुआ है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।